नीचे देख सड़ू, जमीन पर बैठे कुत्ते पर मत चढ़ जाना। स्कूल के गलियारे में एक लड़का सार्थक का मजाक उड़ाते हुए चिल्लाता हुआ आता है और वो जोर जोर से हंसने लगता है। सार्थक इस बेहुदे मजाक को अनसुना कर उसी गलियारे से आगे बढ़ने लगता है। अब तो ये रोज की बात हो गई है। हर रोज किसी न किसी बात पर सार्थक का मजाक बनता आ रहा है। सार्थक को आज भी इन तानों से उतना ही फर्क पड़ता है जितना उसे पहले दिन पड़ता था। इसीलिए वो अपने आप पर काबू रखने की बहुत कोशिश करता है, पर रख नहीं पाता है। एकाएक सार्थक के कदम रुकते हैं। वो अपने हाथ को उठाकर चेहरे के पास लाता है। चेहरे पर लटकते हुए गोल चश्मे को अपनी नाक के उभार पर टिकाता है। उस चश्मे को देखकर साफ पता चल रहा था कि उन्हें अब बदलने की जरूरत है। ऐसा लग रहा था जैसे उस चश्मे ने अपनी जिंदगी के सारे पड़ाव देख लिए हों। कहीं पर टेप चिपका हुआ था तो कहीं पर हाथ से उसकी डंडियों को सीधा करने की गई कोशिश दिखाई दे रही थी। सार्थक के चेहरे पर वो चश्मा टेढ़ा मेढ़ा ही सही, पर किसी तरह से बस टिका हुआ था। सार्थक अपने अंदाज में चश्मे को सीधा करते हुए उस लड़के की तरफ धीरे से मुड़ता है और कहता है, तो जमीन पर मत बैठा कर, और अपने हाथों से कुत्ते के मुंह की आकृति बनाकर उस लड़के को जवाब देता है। ये सुनते ही वो लड़का आग बबूला हो जाता है और गुस्से में दांत भींचता हुआ सार्थक की तरफ दौड़ने लगता है। तुम घटिया लोगों को हर बार याद दिलाना पड़ता है कि तुम्हारी औकात क्या है। तुम इस दुनिया में रहने के लायक नहीं हो। वो लड़का अपने दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में जोड़ता है और उसमें से एक हरे रंग की गोल आकार की एक गेंद जैसी रोशनी उत्पन्न होती है। वो लड़का जैसे ही सार्थक के थोड़ा करीब जाता है, वो अपने हाथों को गोल घुमाकर अपनी हथेलियां सार्थक की ओर घुमा देता है, जिससे एक हरे रंग की तेज गति वाली किरण निकलती है। सार्थक के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होता है। वो समझ जाता है कि अब वो बच नहीं सकता, तो वो उस हमले के लिए खुद को तैयार करता है। वो अपनी मुट्ठी बांधकर पांव जमीन में गड़ाकर खड़ा हो जाता है। जैसे ही वो हरे रंग की किरण सार्थक से टकराती है, वो हवा में उड़ता हुआ दूर पीछे वाली दीवार से टकरा जाता है। क्या हो रहा है यहाँ? छात्रों की भीड़ में से कोई पूछता है। ये लोग स्कूल के आखिरी दिन भी लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। इतने शोरगुल के चलते देखते ही देखते वहां उत्सुक छात्रों की भीड़ इकट्ठा होने लग जाती है। तभी उस भीड़ में से एक लड़की निकल कर आती है और उस टूटी हुई दीवार की तरफ दौड़ कर जाती है, ये देखने के लिए कि कोई घायल तो नहीं हुआ। जैसे ही धूल का गुब्बार छटता है, आहिस्ता आहिस्ता सार्थक के काले घुंघराले बाल दिखाई देने लगते हैं और धुएं के साफ होते ही उस लड़की को पता चलता है कि ये हादसा किसके साथ हुआ है। वो सार्थक की शक्ल देखकर एक कदम पीछे हो जाती है और वहां से बिना कुछ कहे ही निकल जाती है, जैसे कि उसने कुछ देखा ही ना हो। सार्थक की नजरें उस लड़की पर ठहर जाती हैं। जब वो लड़की अपने दोस्तों के पास जाती है तो वो सब उस पे हंसने लगते हैं। क्या तुम सच में सड़ू की मदद करने गई थी? एक सहेली हंसते हुए मजाक में पूछती है। ऑफ कोर्स नॉट, पता नहीं कौन था, मैंने तो ठीक से देखा भी नहीं, वो लड़की चिढ़कर जवाब देती है। तभी वहां सार्थक अपने चश्मे को उठाने के लिए खड़ा होता है तो देखता है कि चश्मे की एक डंडी निकलकर अलग हो गई है। उसे ठीक करने की बजाय वो उन्हें अपने हाथ में ही पकड़ कर रखता है। उसके चेहरे पर परेशानी साफ दिखाई देती है। वो चिढ़कर खुद से कहता है, फिर से नहीं यार। आज सार्थक का स्कूल में आखिरी दिन था। वो ये उम्मीद कर रहा था कि कम से कम आज के दिन तो उसके साथ कुछ बुरा नहीं होगा, पर वो लोगों के इस रवैये से परेशान हो चुका था। वो उन लोगों में से भी नहीं था जो बुरा व्यवहार चुपचाप सहन कर ले। उसे जवाब देना आता था। सार्थक बाकी छात्रों की तरह स्कूल में नहीं रुकना चाहता था। उसने अपना टूटा हुआ चश्मा उठाया और बिना किसी की परवाह करे स्कूल से बाहर जाने लगा। बाहर निकलते वक्त उसे बहुत से लोग दिखे जो ग्रुप बनाकर स्कूल में बिताए अपने सारे पल याद कर रहे थे। किसी का चेहरा हंसी से खिल उठा था तो किसी की आंखें नम थी। कोई ताली मार मार कर हंस रहा था तो कोई अपने दोस्त से गले लगकर रो रहा था, जैसे कि आज के बाद पता नहीं कब मिलेंगे। सार्थक इनमें से किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं था। उसका यहाँ कोई दोस्त नहीं था। सार्थक घर पहुंचकर अपने काम में लग जाता है।
वो एक बहुत छोटे एक कमरे के घर में रहता है, जहां इतनी ही जगह थी कि एक गद्दा और एक टेबल रख सके। उसने एक टीवी भी दीवार पर लगा रखा था, पर वो उसे देखता नहीं था। सिर्फ अपना अकेलापन दूर करने के लिए उसे एक शोर की तरह इस्तेमाल करता था। उसे ये घर सरकार के द्वारा दिया गया था, क्योंकि उसका इस दुनिया में कोई नहीं था, ना माँ बाप, ना ही कोई रिश्तेदार, और उसकी उम्र भी सिर्फ 16 साल की ही थी। उसके बिस्तर के सिरहाने एक पेटी भी रखी हुई थी, जिसमें उसका कुछ सामान रखा हुआ था। सार्थक कोने में रखी पुरानी सी अलमारी की तरफ जाता है और उसकी दराज खोलकर उसमें रखी एक किताब निकालता है। वो एक मोटी, कम से कम आधा किलो की, कड़क जिल्द वाली बड़ी सी किताब थी। उसके कवर का रंग कुछ कुछ हल्के सूखे हुए खून के जैसा दिख रहा था, और बीच में एक मटमैले भूरे रंग का जबड़े का कंकाल बना हुआ था। ऊपरी जबड़े में फैले हुए 4 तीखे और नुकीले दांत थे, और वहीं निचले जबड़े के कोने में 2 नुकीले दांत, जिनके बीच में 5 दांतों की एक सीधी श्रृंखला बनी हुई थी। चलो एक बार और कोशिश करके देखता हूं, सार्थक उम्मीद भरे लहजे में कहते हुए उस किताब को उठाकर टेबल पर रख देता है। फिर वो तुरंत अपने बैग की तरफ मुड़ता है। उसमें से एक टेस्ट ट्यूब निकालता है, जो एक सफेद रंग के तरल पदार्थ से आधी भरी होती है। प्रयोग नंबर 112, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाँ, अब देखते हैं इससे क्या होगा। इतना कहते हुए वो किताब के ऊपर धीरे धीरे करके एसिड की बूंदें गिराने लगता है। अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है, ये एसिड काम तो कर रहा है ना? ऐसा कहते हुए सार्थक एक अखबार के ऊपर एसिड की बूंदें गिरा कर देखता है। बूंदें अखबार पर गिरते ही एक धुआं उठता है और अखबार में बूंद के आकार का छेद हो जाता है। एसिड तो काम कर रहा है। और फिर वो पूरी टेस्ट ट्यूब किताब पर खाली कर देता है, पर उस किताब पर कोई आंच नहीं आती। सार्थक बड़े ध्यान से उस किताब को उठाकर हर तरफ से उसे अच्छे से देखता है, पर आश्चर्य की बात यह कि उस किताब में कहीं कोई बदलाव नहीं दिखता। फिर वो अपने इस प्रयोग के परिणाम को बड़ी बारीकी से एक अलग किताब में लिखता जाता है। निराश होकर सार्थक कहता है, फिर से नाकाम। ये किताब खुलती क्यों नहीं है? आखिर माँ और पापा ने इस किताब को क्यों संभाल कर रखा हुआ था? 112 बार, जी हां, इतनी बार सार्थक इस किताब को खोलने की नाकाम कोशिशें कर चुका था। किताब खुलना तो दूर, इसे कुछ नुकसान भी नहीं होता। सार्थक ने इसे जलाने, काटने, पिघलाने, फाड़ने, हर तरह से खोलने की कोशिश कर ली, पर उस किताब के आगे कुछ न टिक पाया। उसे एक खरोच तक नहीं आई। इस बात से हताश वो अपने बिस्तर पर लेट जाता है और अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए टीवी चालू करता है। टीवी चालू होता है, जिसमें खबर आती है, डामस प्रजाति और इंसानों के बीच शांति समझौता कायम हुए 5 साल हो गए हैं, पर हमारे सूत्रों का कहना है कि हालात फिर से बिगड़ सकते हैं। शांति भंग होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। सरकारी अफसरों के अनुसार हम इंसानों को फिर एकजुट होना होगा और आने वाले युद्ध के लिए तैयार रहना होगा। आज से 30 साल पहले की बात है, जब एक दिन अचानक धरती पर बाहरी दुनिया से कुछ मेहमान आए और इंसानों का सामना हुआ पहली बार एक एलियन प्रजाति से, जिनका नाम था डामस। उस प्रजाति के लोगों का कद, काठी, हाव भाव बिल्कुल इंसानों के जैसा ही था, सिवाय उनकी चमड़ी के। उनका पूरा शरीर मछली की खाल के जैसा दिखता था, और साथ ही उनकी एक पूंछ भी थी जो किसी ड्रैगन की तरह दिखती थी। उसी दिन से लगातार हर रोज न्यूज चैनल पर खबरों में युद्ध और उससे जुड़ी खबरें चलती रहती हैं। आज तक किसी को नहीं पता कि ये एलियंस धरती पर क्यों आए। आते ही उन्होंने इंसानों के सारे संसाधनों पर कब्जा करना शुरू कर दिया और साथ ही इंसानों को गुलामी करने पर मजबूर करने लगे। फिर इंसानों ने फैसला लिया कि वो इन एलियंस से मुकाबला करेंगे। उन्होंने भरपूर कोशिश करी, लेकिन जल्द ही समझ गए कि हमारे हथियार और तकनीक इस लड़ाई के लिए काफी नहीं है। गोलियां भी उनकी चमड़ी को भेद नहीं सकती थी। कुल मिलाकर इंसान ये युद्ध हार रहे थे। धरती के हर शख्स को हिदायत दी गई थी कि उन्हें अपने ग्रह के लिए जी जान लगाकर लड़ना है।
सारे इंसान इस युद्ध का हिस्सा बनने पर मजबूर थे। यहां तक कि सार्थक के माँ और पापा भी इस लड़ाई का हिस्सा थे। ये युद्ध सालों तक चलता रहा और इसी वजह से सार्थक अपने माता पिता को देखे बिना ही अनाथ की तरह बड़ा हुआ। वो ये तक नहीं जानता था कि उसके माता पिता दिखते कैसे हैं। जब इंसानों को लगने लगा कि वो ये युद्ध और अपना ग्रह पूरी तरह से हार जाएंगे, तब उनमें से कुछ विशेष क्षमता वाले लोगों का एक समूह दुनिया के सामने आया। इन सब में कुछ खास शक्तियां थीं। इन शक्तियों का ज्ञान और इन्हें प्राप्त करने का रहस्य इन खास लोगों ने बाकी साधारण लोगों के साथ बांटना शुरू किया, इस उम्मीद में कि शायद इन शक्तियों की मदद से युद्ध को जीता जा सके। और उम्मीद के अनुसार ये उपाय काम कर गया। डामिस प्रजाति के लोग बहुत ताकतवर थे, पर उन्हें खास क्षमता वाले इंसानों ने कड़ी टक्कर दी। लंबी चली इस लड़ाई ने दोनों तरफ के लोगों का सब कुछ छीन लिया, कोई हल न देखते हुए। इसी के चलते आज से 5 साल पहले दोनों गुटों के बीच एक शांति समझौता पारित किया गया। शांति समझौते के बाद कुछ पल सब सही चला, लेकिन फिर इंसानी लालच ही इंसानियत पर हावी होने लगा। जहां उन खास लोगों को अपनी शक्तियां सबके साथ बांटनी थी, वहीं वो लोग उन शक्तियों को अब अपने तक ही सीमित रखने लगे। सरकार के ऊंचे तबके के अफसरों ने ये निर्णय लिया कि ये सारी शक्तियां अब आम इंसानों के बीच नहीं बांटी जाएंगी। सिर्फ अमीर लोग जो इसकी भारी कीमत चुका सकते हैं, वही लोग इन खास और ज्यादा ताकतवर शक्तियों को हासिल कर पाएंगे। बाकी इंसानों के लिए मामूली और कम ताकतवर शक्तियां ही मौजूद रहेंगी। ऐसा करना बहुत जरूरी हो गया था, क्योंकि दुनिया में गरीबी बहुत बढ़ने लगी थी और लोग अब अपनी शक्तियों का बिना सोचे समझे अपने फायदे के लिए गलत इस्तेमाल करने लगे थे। सार्थक पापा को इसी युद्ध में खोया था। उनके गुजरने के बाद सरकार ने वादा किया सार्थक की परवरिश का खर्चा उठाएंगे, और सरकार ने अपना वादा निभाया भी। जब सार्थक के माँ पापा का निधन हुआ, 10 साल की थी, तब सरकार की तरफ से एक एजेंट आया और उसने सार्थक को एक किताब दी। ये इकलौती चीज थी जो सार्थक के माँ पापा उसके लिए छोड़। ये दुनिया इतनी मतलबी क्यों है? सार्थक अपनी हालत पे अफसोस करते हुए कहता है। अपने बिस्तर से उठकर वो तेज चहलकदमी करता हुआ टेबल की तरफ जाता है। अपना टूटा हुआ चश्मा देखता है, उसे ठीक करने के लिए उठता है। वो देखता है कि उस चश्मे का एक कांच अपनी फ्रेम से बाहर निकल गया है, तो वो उसे अपने अंगूठे से दबाकर ठीक करने की कोशिश करता है। चल यार, अब बैठ भी जा। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा है। सार्थक उसी चिड़चिड़ेपन में चिल्लाते हुए उस लेंस को ठीक करने की कोशिश करता है। दुर्भाग्य से इतने जोर के दबाव में वो लेंस टूटकर चकनाचूर हो जाता है और उसका एक नुकीला टुकड़ा सार्थक के अंगूठे में घुस जाता है और खून बहने लगता है। इससे उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो जोर से गुस्से में चिल्लाते हुए उस टेबल को लात मारता है। सारी दुनिया मुझसे इतनी नफरत क्यों करती है? थोड़ी देर के बाद सार्थक का गुस्सा शांत हो जाता है और वो सारे टुकड़े समेटने लगता है। तभी उसकी नजर किताब पे पड़ती है। उसके ऊपर भी एक कांच का टुकड़ा जाके गिरा था। जैसे ही सार्थक उस टुकड़े को उठाने लगता है, उसके अंगूठे में से खून की एक बूंद किताब पर बने जबड़े पर गिर जाती है। किताब के बीचों बीच जो जबड़े के कंकाल की आकृति थी, वो खून के मिलने से चमकने लगती है और अचानक ही वो किताब हवा में उड़ के सार्थक की नजरों के ठीक सामने आ जाती है। ये देख सार्थक घबरा जाता है और अपने कदम पीछे की ओर लेने लगता है। उस किताब की चमक से पूरा कमरा उज्जवल हो उठता है। उस चमक के सामने वो सिकुड़ा सा कमरा खाली खाली सा दिखने लगता है। सार्थक के होश उड़ जाते हैं। उसके मुंह से आश्चर्य में निकलता है, ये आखिर हो क्या रहा है? किताब उड़ने कैसे लगी? जो किताब इतने सालों से बंद पड़ी थी, वो आज जाग कैसे गई? आखिर उस किताब में ऐसा क्या था? जानने के लिए सुनते रहिए ये अद्भुत कहानी सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। ये आखिर हो क्या रहा है?
आश्चर्य में सार्थक खुद से कहता है, उस किताब में से आंखें चौंधिया देने वाली रोशनी निकल रही थी और वो बेकाबू होकर जोर जोर से हिल रही थी। कुछ ही पल में वो किताब खुल भी गई और अपने आप ही एक के बाद एक उसके पन्ने पलटते गए। सार्थक अपनी नजरें उस किताब की तेज रोशनी से हटा ही नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो पूरी तरह से सम्मोहित हो चुका है। तेज रफ्तार से पलटते पन्नों में कुछ लिखावट दिखाई दे रही थी, लेकिन उस किताब की भाषा सार्थक के लिए जानी पहचानी नहीं थी। ऐसे शब्द उसने पहले कभी नहीं देखे थे। फिर भी न जाने क्यों वो इन शब्दों को और उनके मतलब को समझ पा रहा था। जैसे ही किताब अपने आखिरी पन्ने पर पहुंचती है, वो धीरे धीरे गायब होने लगती है और अंततः वो धूल की तरह हवा में मिल जाती है। इसके साथ ही सार्थक भी कमजोर होने लगता है। उसके पैर लड़खड़ाने लगते हैं, उसे बेहोशी छा जाती है और उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। बेहोश होने के ठीक पहले उसे अपने कानों में एक संदेश सुनाई देता है, बधाई हो, तुम्हें चुन लिया गया है, VA। आखिरी शब्द सुनने से पहले ही सार्थक बेहोश हो जाता है। कुछ देर के बाद सार्थक को होश आता है। उसकी पलकें आहिस्ता आहिस्ता खुलती हैं। वो उठता है तो उसे अपना सिर भारी भारी सा लगता है और बहुत थकान भी महसूस होने लगती है। जैसे तैसे करके वो खुद को संभालता है और खड़ा होता है। अपने सिर पर हाथ रखकर देखता है कि कहीं उसे कोई चोट तो नहीं आई। उसे कुछ समझ नहीं आता। वो घबराने लग जाता है और खुद को संभालते हुए दूर गिरे अपने चश्मे को उठाता है। देखता है तो उसके चश्मे का एक ही कांच बचा था। आदत से मजबूर वो अपने चश्मे को पहन लेता है। चश्मा पहनने से उसे चक्कर से आने लगते हैं और सब धुंधला दिखाई देने लगता है। वो हड़बड़ाहट में चश्मा उतार देता है। फिर उसे सूझता है कि जब वो चश्मा पहन रहा है तभी उसे धुंधला दिखाई दे रहा है। बिना चश्मे के तो उसकी नजरें साफ हो गई हैं। वाह, शानदार! उत्साह में वो इधर उधर कुछ ढूंढता है और फिर कागज पर अंग्रेजी का ए लिखता है और सामने वाली दीवार पर चिपका देता है। फिर अपने कदम पीछे लेता है। तब तक पीछे जाता रहता है जब तक कि कमरे की दूसरी दीवार से उसकी पीठ छूने न लग जाए। कमाल की बात यह कि उसे इतनी दूरी से भी ए साफ दिखाई दे रहा था। क्या? कैसे? सार्थक के होश उड़ जाते हैं। उसे अपनी आंखों पर अभी भी यकीन नहीं हो पा रहा था। जो उसके साथ हुआ वो किसी जादू से कम नहीं था। सार्थक ने अपनी सारी जिंदगी इन खराब आंखों के साथ ही गुजारी थी, लेकिन अब उसकी नजरें एकदम ठीक थीं, बल्कि ठीक से भी कहीं ज्यादा बेहतर थीं। फिर आहिस्ता से उसे सब याद आने लगता है कि जब उसने किताब पर गिरा हुआ वो कांच का टुकड़ा उठाया था, तब उसके अंगूठे से खून की एक बूंद उस किताब पर बने जबड़े पर गिरी थी। फिर न जाने क्या हुआ, उस किताब से रोशनी निकलने लगी और वो बेहोश हो गया था। जब वो ध्यान से सोचता है तो और सारी कड़ियां मिलाता जाता है। तब उसे एक ही मुख्य कड़ी मिलती है और वो थी वो रहस्यमयी किताब। सार्थक पूरा कमरा उथल पुथल कर देता है और कमरे के सारे कोने छान लेता है, पर उसे वो किताब कहीं नजर नहीं आती। वो किताब आखिर कहां जा सकती है? सार्थक सोच में पड़ जाता है कि अब क्या करूं। फिर वो पूरा वाकया दोबारा याद करता है। उसके बेहोश होने के पहले क्या क्या हुआ था। फिर उसे अचानक याद आता है कि वो किताब हवा में उड़ रही थी और बेहोश होने के ठीक पहले उसे एक आवाज सुनाई दी थी। क्या आवाज थी वो? सार्थक अपने दिमाग पर जोर डालता है। किसी प्रकार का कोई मैसेज था, कोई सिस्टम के मैसेज जैसा। जैसे ही सार्थक ऐसा कहता है, उसके दिमाग में एक स्क्रीन प्रकट होती है जिसमें कुछ जानकारियां लिखी होती हैं। यूजर सार्थक गुप्ता, जाति इंसान, पड़ाव पहला, एक्सपीरियंस 0 out of 100, HP 10 out of 10,
स्ट्रेंथ यानी बल 10, एजिलिटी यानी फुर्ती 10, स्टेमिना यानी क्षमता 10। क्या बात है, सार्थक के मुंह से अचानक निकलता है। यह बिल्कुल पुराने जमाने के वीडियो गेम्स जैसा है जो हमारे बुजुर्ग खेला करते थे, उस वक्त जब इस दुनिया पर एलियंस जैसा कोई खतरा नहीं हुआ करता था। अचानक सार्थक की नजर उस स्क्रीन के ऊपरी हिस्से पर पड़ती है जहां एक पट्टी के ऊपर और भी अलग अलग पंक्तियां बनी हुई थीं, जिनमें और भी जानकारियां एक दूसरे के करीब लिखी हुई थीं। जैसे ही सार्थक ठीक पास वाली पंक्ति का शीर्षक अपने मन में पढ़ता है तो वो अपने आप खुल जाती है, जिसका नाम था स्किल्स। स्किल्स 0 स्किल पॉइंट्स उपलब्ध है, स्किल्स अभी लॉक्ड है। ये बहुत अजीब सा था, पर फिर भी सार्थक की उत्सुकता कम नहीं हुई। वो आगे पढ़ता है। स्किल्स की पंक्ति में उसे कुछ ज्यादा समझ नहीं आया, क्योंकि अधिकतर बातें या तो अभी बंद थीं, खुल भी नहीं रही थीं और बची हुई धुंधली थीं। सार्थक उत्सुकता में आगे और खोजता हुआ अगली पंक्ति को खोलता है। भंडार 10वें पड़ाव पर खुलेगा। यह अभी बंद है, क्या इनमें से कुछ भी नहीं खुलेगा? सार्थक असमंजस में पड़ जाता है। उस पट्टी की आखिरी पंक्ति पर लिखा होता है चुनौती। चलो कम से कम ये पंक्ति तो खुल रही थी, इसमें कोई प्रतिबंध नहीं लगा हुआ था। मुख्य चुनौती 10वें पड़ाव पर पहुंचो। दैनिक चुनौती 2 लीटर पानी पियो। इनाम 5 एक्सपीरियंस पॉइंट्स। सब पंक्तियां और उनके अंदर की जानकारियों को अच्छे से जांचने के बाद सार्थक अपने मन में सोचता है कि अब ये स्क्रीन बंद हो जाए तो वो खुद ब खुद बंद भी हो जाती है, और जब वो फिर से उस स्क्रीन को खोलने की सोचता है तो वो अपने आप फिर खुल भी जाती है। सार्थक बहुत खुश होता है, लेकिन फिर उसके दिमाग की घंटी बजती है। उसे समझ आता है कि ये सब उसके साथ आखिर क्यों हो रहा है। इन सब का कारण थी वही किताब जो उसके माँ बाप उसके लिए छोड़ कर गए थे। वो कोई मामूली किताब नहीं थी, वो शक्तियां बढ़ाने वाली किताब थी, जिसे लोग शक्ति ग्रंथ भी कहते थे। शक्ति ग्रंथ इतनी आसानी से कहीं भी नहीं मिलती थी। इसे भारी कीमत चुकाकर कोई बड़ी कंपनी से या तो मिलिट्री से खरीदनी पड़ती थी। सार्थक ने पहले कभी कोई शक्ति ग्रंथ देखा भी नहीं था, और इसके बारे में स्कूल के कुछ बच्चों को बात करते सुना जरूर था। खैर, उसे इन सब से क्या लेना देना, और वैसे भी उसने कभी ऐसे किसी शक्ति ग्रंथ के बारे में नहीं सुना था जो उसे इस्तेमाल करने वाले को अपनी शक्तियां प्रदान कर हवा में गायब हो जाए। शक्ति ग्रंथ के हर शब्द को ध्यान से पढ़कर उसमें बताए बारीक तकनीक और उसके इस्तेमाल को सीखना होता था। ऐसा कभी नहीं होता था कि किताब को उठाया और अपने आप ही उसका सारा ज्ञान तुम्हें मिल जाए। फिर कुछ सोचते सोचते सार्थक के चेहरे पर एक चमक आ जाती है और वो मुस्कुराने लगता है। वो सोचता है कि ये तो बहुत अच्छी खबर है। वो हमेशा से क्षमता के पहले पड़ाव पर ही रहा था, और इतना महंगा शक्ति ग्रंथ खरीदने की कभी उसकी हैसियत भी नहीं थी। किस्मत से अब उसके पास एक मौका था। वो अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाता है, सोचता है कि वो इस मौके का कैसे फायदा उठा सकता है। चलो पानी को काबू करके देखता हूं। सार्थक ऐसा कहते हुए अपने सीधे हाथ की हथेली को पानी के नल की तरफ आगे करता है, इस उम्मीद में कि नल से पानी की लहर निकलेगी और उसके इशारों पर नाचेगी। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा कुछ नहीं होता। ओह, कुछ और करके देखता हूं। हवा हवा, हाँ, हवाओं को मोड़ कर देखता हूं। सार्थक फिर से वही हथेली को आगे करके सामने लाता है और हवा का रुख बदलने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार भी कुछ नहीं होता। बहुत कोशिशें करने के बाद जितनी शक्तियां सार्थक को पता थीं, सब एक एक करके आजमाने लगता है। लेकिन जब कुछ भी हासिल नहीं होता, तब वो हार मान लेता है और उदास होकर चुपचाप अपने बिस्तर पर जाकर बैठ जाता है। क्या है ये? बकवास एकदम, टाइम वेस्ट। ये भी कोई शक्ति हुई? सार्थक को ये बात लगातार खाए जा रही थी कि आखिर ये चीज क्या है।
अगर ये सब सच में किसी वीडियो गेम जैसा है तो हर चुनौती को पार करने पर ताकत बढ़नी चाहिए और एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलने चाहिए, और उस हिसाब से हर बढ़ते पड़ाव में मेरी क्षमता भी बढ़नी चाहिए। सार्थक ने स्कूल में बाकी साथियों से कुछ किस्से सुने थे जिसमें वो लोग बताते थे कि कैसे उनके माँ बाप के पास वो पुराने वाले वीडियो गेम्स हुआ करते थे और वो उनसे कैसे खेलते थे। शायद सार्थक ने इस किताब को समझने में गलती कर दी है। वो इसे किसी साधारण शक्ति ग्रंथ की तरह समझ रहा था। हो सकता है ऐसा ना हो, ये कुछ अलग ही प्रकार की किताब हो। ना जाने क्या हो रहा था। ये गुत्थी और गहरी उलझती जा रही थी। आमतौर पर शक्ति ग्रंथ किसी एक ही तरह की शक्ति पर आधारित होते हैं, इसीलिए अपने पहले शक्ति ग्रंथ का चुनाव करना बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इंसान अपनी पूरी जिंदगी में किसी एक ही शक्ति में महारत हासिल कर सकता है। अगर किसी के पास रूप बदलने की शक्ति है तो वो इस शक्ति ग्रंथ की मदद से रूप बदलने से जुड़ी काबिलियत पर ही महारत हासिल कर पाएगा। लेकिन सार्थक को आभास होता है कि ये किताब उन सब ग्रंथों से बिल्कुल अलग है। वो सोचता है कि आखिर कौन सा ग्रंथ है जो आंखों की रोशनी को ठीक कर सकता है। सोचते सोचते सार्थक कोने में रखे अपने छोटे से फ्रिज की तरफ चहलकदमी करता हुआ जाता है। उसे खोलता है और एक एक करके पानी की बोतल निकालकर गटकता जाता है। बाप रे, ये 2 लीटर पानी कितना ज्यादा होता है। अब और नहीं पी सकता, मेरा पेट फट जाएगा। 4 पानी की बोतल गटक जाने के बाद सार्थक के सामने फिर से एक स्क्रीन उत्पन्न होती है जिसमें एक नया नोटिफिकेशन आता है। आज की चुनौती पूरी हुई, 5 एक्सपीरियंस पॉइंट्स प्राप्त हुए, 5 आउट ऑफ 100। चलो, कम से कम ये तो साफ जाहिर है कि ये सिस्टम ठीक ठाक काम कर रहा है। अब सार्थक को यह भरोसा हो गया था कि चुनौती पूरी करने पर एक्सपीरियंस पॉइंट्स तो पक्का मिलेंगे और धीरे धीरे पड़ाव भी पार हो जाएंगे। तभी अचानक से दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज आती है। सार्थक डर जाता है और झटके से उसके हाथ से बोतल छूट जाती है। वो दरवाजे की तरफ डरते हुए देखता है। तभी फिर से उसे खटखटाने की आवाज आती है। सार्थक घबराता हुआ धीरे धीरे आगे बढ़ता है और सोचता है कि पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही वर्ग के लोग हैं जो इतनी बुलंदी से किसी का दरवाजा खटखटा सकते हैं, और वो है फौजी। सार्थक फुर्ती से दरवाजे की तरफ बढ़ता है और फटाक से दरवाजा खोलता है। जैसे ही दरवाजा खोलता है, सार्थक के चेहरे का रंग ही उड़ जाता है। उसके सामने एक लंबा चौड़ा भारी भरकम डील डॉल वाला शख्स खड़ा होता है। उसके सिर पर कोई बाल नहीं होते, एकदम चिकना माथा, लेकिन उसकी रौबदार मूछें होती हैं। उसके काले रंग की फौज की वर्दी से यह साफ पता चल रहा था कि वो शख्स धरती से संबंध रखता है। उसकी वर्दी पर बहुत सारे तमगे लगे हुए थे और उसकी चौड़ी छाती पर उसका नाम बुलंद अक्षरों में साफ दिखाई दे रहा था, कैप्टन अरविंद चावला। कैप्टन अपनी बुलंद आवाज में अकड़ कर कहता है, ए लड़के, दरवाजा खोलने में इतना समय क्यों लगाया? चलो, तुम्हारा टाइम खत्म हो चुका है। इस कमरे को अभी के अभी खाली करो, बाहर गाड़ी तुम्हारा इंतजार कर रही है। इतना कहकर कैप्टन बाहर चला जाता है। इतना सब कुछ एक साथ हो रहा था कि सार्थक को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो कैप्टन की कही बातों पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दे पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे कोई सांप सूंघ गया हो। तभी कैप्टन के चिल्लाने की आवाज आती है और सार्थक भौचक्का हो जाता है। कैप्टन चिल्लाता है, खड़े मत रहो, जल्दी चलो, तुम्हारे मिलिट्री स्कूल जाने का वक्त निकला जा रहा है। मिलिट्री स्कूल? सार्थक को कैप्टन मिलिट्री स्कूल क्यों ले जा रहा है और ये शक्ति ग्रंथ का क्या माजरा है? जानने के लिए सुनते रहिए ये अद्भुत और रोमांचक कहानी माय वैम्पायर सिस्टम, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।
जब से इंसानों और डामिस प्रजाति के लोगों के बीच युद्ध चल रहा था, तब से हर इंसान को यह हिदायत दी गई थी कि उन्हें अपने जीवन के 2 साल मिलिट्री स्कूल में गुजारने होंगे। भले ही आज की तारीख में इंसान और डामिस दोनों ही इस शांतिपूर्ण माहौल में साथ में रह रहे हों, पर किसी को नहीं पता है कि ये शांति का माहौल और कितने दिन चलेगा। डामिस लोग भरोसे के लायक बिल्कुल नहीं थे, इसलिए सरकार ने मिलिट्री स्कूल की अनिवार्यता को आज तक बरकरार रखा था। डामिस प्रजाति के लोगों की सत्ता की भूख और अपने से निचले तबके के प्राणियों को तुच्छ समझना उन्हें शक के कटघरे में खड़ा करता था। दूसरे प्राणियों को अपना गुलाम बनाकर रखना ये उनकी पुरानी आदत थी, और इंसान इस बात से अच्छे से वाकिफ थे और इसे नजरअंदाज करने की गलती नहीं कर सकते थे। आए दिन कोई न कोई जाति के लोग किसी दूसरी जाति के लोगों से दुश्मनी मोल ले लेते थे। उन्हें किसी भी बात से फर्क नहीं पड़ता था, उन्हें तो बस झगड़ा करने का कोई बहाना चाहिए होता था। इसलिए आम जनता को अब अंदेशा होने लगा था कि आने वाले समय में कोई बड़ी लड़ाई छिड़ने वाली है। सार्थक को इतना ज्यादा पानी एक साथ पीने की आदत नहीं थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका पेट अब फट जाएगा। उसे बहुत जोर से पेशाब आने लगती है। कैप्टन के साथ जाने से पहले वो भागकर बाथरूम की तरफ जाता है। बाथरूम से निकलकर जब सार्थक घर के बाहर कदम रखता है तो उसके साथ कुछ अजीब सा होता है। उसकी आंखों के सामने एक नया नोटिफिकेशन उत्पन्न होता है जिस पर लिखा होता है, सूर्य की किरण तुम्हारे शरीर पर सीधी पड़ रही है। तुम सूर्य की किरण से आहत हो रहे हो। सूर्य की किरणों में रहने पर तुम्हारे सारे स्टैट्स आधे हो जाएंगे। अचानक ही सार्थक का शरीर सुस्त होने लगता है और उसे बहुत थकान महसूस होने लगती है। ऐसा लगता है मानो वो कोई लंबी दौड़ लगाकर आया हो। उसकी सांस भारी हो जाती है, हाथ पांव फूलने लगते हैं। ऐसा उसके साथ पहले कभी नहीं हुआ था। सार्थक को इस थकान को मिटाने का कोई उपाय समझ में नहीं आ रहा था। सार्थक इस पूरे हालात का मुआयना कर ही रहा था कि उसे किसी के करीब आने का एहसास होता है। तभी वो नजरें ऊपर उठाकर देखता है तो पाता है कि कैप्टन उसे घूर रहा है, क्योंकि सार्थक घर से निकलते ही फिर बीच में रुक गया और समय बर्बाद कर रहा था। कैप्टन अकड़ते हुए सार्थक से पूछता है, तुम ठीक हो लड़के? कैप्टन को सार्थक पर भरोसा नहीं हो रहा था। उन्हें लग रहा था कि वो कहीं मिलिट्री स्कूल के नाम से भाग ना जाए। ऐसा हर साल कोई ना कोई मिलता है जो मिलिट्री स्कूल जाने के नाम से कतराता है, भागने की कोशिश करता है, और फिर फौजियों को उन बच्चों को स्कूल ले जाने के लिए दूसरे हथकंडे आजमाने पड़ते थे। हालांकि सार्थक को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था और ना ही उसका अपनी जिम्मेदारियों से भागने का कोई इरादा लग रहा था। वो तो बस उसकी आंखों के सामने नाचती स्क्रीन में ही खोया हुआ था, जिसमें उसे अपने स्टैट्स कम होते नजर आ रहे थे। सिर्फ स्टैट्स ही नहीं, उसका एचपी भी बुरी तरह से गिरा हुआ दिख रहा था। एचपी 5 आउट ऑफ 5, बल 5 आउट ऑफ 5, क्षमता 5 आउट ऑफ 5, फुर्ती 5 आउट ऑफ 5। नहीं, ये तो गलत है। सार्थक गुस्से में जोर से चिल्लाना चाहता है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि वो अभी अकेला नहीं है। सार्थक गुप्ता! कैप्टन कड़क आवाज में उसे फिर से आवाज लगाता है, लेकिन सार्थक का ध्यान अभी भी उसी स्क्रीन पर टिका हुआ था, जहां एक और नया नोटिफिकेशन आता है। तुम्हें एक और दैनिक चुनौती मिलती है। दैनिक चुनौती, 8 घंटे तक सूर्य की रोशनी से दूर रहें। इनाम 5 एक्सपीरियंस पॉइंट्स। जैसे ही सार्थक नई चुनौती के बारे में देखता है, उसका मूड ठीक हो जाता है और चेहरा उत्साह से खिल उठता है, क्योंकि ये चुनौती पिछली वाली की तरह मुश्किल नहीं थी, जिसमें उसे 2 लीटर पानी पीना था। सार्थक के लिए धूप से दूर रहना बहुत आसान काम था। वो 8 घंटे सोकर भी इस चुनौती को पूरा कर सकता था। सार्थक के दिमाग के घोड़े और तेजी से दौड़ने लगते हैं और वो सोचता है कि यदि ये स्क्रीन वाला पूरा सिस्टम सही है और अगर ये उसी तरह काम करता है जैसा कि वीडियो गेम्स में होता था, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब सार्थक के 100 एक्सपीरियंस पॉइंट्स पूरे हो जाएंगे
तब वो एक और पड़ाव ऊपर चढ़ जाएगा और उसके सारे स्टैट्स भी बढ़ जाएंगे। इस लिहाज से जितनी ज्यादा दैनिक चुनौतियां, उतना सार्थक के लिए अच्छा होगा। ए लड़के, इतना धीरे क्यों चल रहा है? फुर्ती दिखा। मिलिट्री स्कूल में इतने धीमे लोगों का जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। कैप्टन अरविंद सार्थक पर चिढ़कर उसे चिल्लाते हुए कहता है, ताकि सार्थक अपने ख्यालों से बाहर निकले। चलते चलते सार्थक एक बड़े से पार्किंग लॉट में पहुंचता है, जहां पार्किंग लॉट के बीचों बीच में एक लंबी सी बस खड़ी हुई थी। थोड़े आगे जाने पर सार्थक पीछे मुड़कर कैप्टन अरविंद को देखता है तो पाता है कि कैप्टन अरविंद उसे फिर से घूर रहा है। जब सार्थक उस बस में चढ़ता है, तब उसे दिखता है कि वो बस पूरी भरी हुई है और इस बस में सभी बच्चे उसी की उम्र के समान हैं। सार्थक सबकी शक्लें ठीक से देखता है तो पता चलता है कि वो इनमें से किसी को भी नहीं जानता है। इसका एक ही मतलब था कि ये सब अलग अलग स्कूल से आए थे। अब सार्थक थोड़ी राहत महसूस करता है, क्योंकि इन नए बच्चों में से कोई उसे पहचानता नहीं था, तो ना ही कोई उसका मजाक बनाएगा और ना ही कोई उससे झगड़ा करेगा। अब जब यहां कोई किसी को पहचानता ही नहीं है, तो ये सबसे अच्छा मौका है नए दोस्त बनाने का। सार्थक बस के सबसे आगे वाली सीट पर जाकर बैठ जाता है, और बैठता भी कहां, क्योंकि बस पूरी भरी हुई थी और कोई दूसरी जगह खाली भी नहीं थी। सार्थक के बैठते ही उसके सामने फिर से एक स्क्रीन खुल जाती है, जिस पर लिखा होता है, स्टैट्स अपने सामान्य अवस्था में आ चुके हैं। सार्थक को समझ में आता है कि धूप से दूर रहने पर तुरंत ही उसके सारे स्टैट्स सामान्य हो जाएंगे और उसकी थकान भी चली जाएगी। उसे एक नई ताजगी महसूस हो रही थी, जैसे कि उसके कंधों के ऊपर से सैकड़ों किलो का भार हट गया हो। वो अपने मन में सोचता है, चलो ये तो पता चला कि सूर्य की सीधी किरणों से दूर रहने में ही भलाई है। बस में सभी बच्चे उत्साहित दिख रहे थे, सब एक दूसरे से बातें कर रहे थे। लेकिन एकाएक जैसे ही कैप्टन अरविंद बस में चढ़ता है, तो उन सब के मुंह बंद हो जाते हैं। ठीक है, अब यहां से हम सीधे चलेंगे मिलिट्री स्कूल। कैप्टन अरविंद घोषणा करके ड्राइवर को चलने का इशारा करता है। बस चलने लगती है। पूरी यात्रा के दौरान बस में शांति बनी रहती है। सब बच्चे कैप्टन अरविंद से डरे हुए लग रहे थे। जैसे ही कोई बच्चा जरा सी भी आवाज निकालता, तो कैप्टन अरविंद उसे घूर के देखता और चुप रहने का इशारा करता। फिर वो बच्चा इतना डर जाता कि दोबारा कुछ नहीं बोल पाता था। 10 मिनट ही हुए होंगे बस को चलते हुए कि सार्थक की आंखों के सामने फिर एक नई स्क्रीन आती है। उसमें एक नया मैसेज आता है, हवा में किसी पदार्थ की पुष्टि हुई है, तुम्हें अब नींद आ रही है, रेजिस्टेंस +1। सार्थक को यह मैसेज कुछ समझ नहीं आया, तो वो बस में पीछे मुड़कर बाकी बच्चों को देखता है। बस के आधे बच्चे सो चुके थे और बचे हुए आधे बच्चे झपकी ले रहे थे। सार्थक बहुत डर जाता है। वो उस पदार्थ से बचने की कोशिश करता है, पर कर नहीं पाता है। उसे अपना शरीर बहुत भारी लगने लगता है और उसकी आंखों में नींद भर जाती है। अनजाने पदार्थ से तुम्हारी रेजिस्टेंस क्षमता बढ़ गई है। रेजिस्टेंस यानी किसी बाहरी या अंदरूनी प्रभाव को सहन करने की क्षमता, रेजिस्टेंस +1। तभी सार्थक को किसी के कदमों की आवाज आती है। उसकी मदहोशी टूटती है और वो सिर उठाकर देखता है तो पता चलता है कि उसके सामने कैप्टन अरविंद चावला मास्क पहने खड़ा है। लगता है तुम लोगों में से कुछ ऐसे भी हैं जिन पर स्लीपिंग गैस का असर नहीं होता। चलो कोई बात नहीं, तुम जैसों के लिए हमारे पास और भी दूसरे उपाय हैं। कैप्टन एक काले कपड़े का मोटा झोला लेता है और सार्थक के मुंह पर चढ़ा देता है। सार्थक का चेहरा पूरा ढक जाता है और उसे कुछ दिखाई नहीं देता। फिर धीरे धीरे वो स्लीपिंग गैस सांसों के जरिए सार्थक के दिमाग में चढ़ने लगती है और कुछ मिनटों में ही सार्थक को बेहोश होकर नींद आ जाती है। कुछ समय पश्चात सार्थक के मुंह पर कहीं से पानी के तेज छींटे पड़ते हैं, जिससे वो छटपटा कर उठता है और अपनी आंखें मलता है। उसका नशा टूटता है
और जैसे ही वो अपनी आंखें खोलकर देखता है तो उसे वहां हर जगह हरे रंग का घना धुआं नजर आता है। सार्थक अपने आसपास देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वहां लगभग 500 बच्चों की भीड़ इकट्ठा थी, जो कि एक अनजान जगह पर किसी विशाल से मैदान में खड़े हुए थे। सब बच्चों के चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई देने लगती है। ये वो जगह है जहां तुम में से अधिकांश लोग अपनी जिंदगी के अहम 2 साल बिताओगे। कैप्टन अरविंद की बुलंद आवाज इन बच्चों के यहां होने का कारण समझाती हुई फिर सुनाई देती है। वहां पर सिर्फ एक बड़ा मैदान ही नहीं था, वहां बच्चों को अपने सामने 3 बड़ी बड़ी अत्याधुनिक और ऊंची इमारतें भी दिखाई दे रही थीं। इन इमारतों का आकार कांच पर तराशा हुआ इंसानी चेहरे के जैसा था। हर इमारत आसमान को छू रही थी। उनकी ऊंचाई लगभग 1000 फीट थी। वहां जिसे देखो वो मिलिट्री की यूनिफॉर्म में था। सारे बच्चे अपने आसपास का नजारा देखकर आश्चर्यचकित हो रहे थे। उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। सिर्फ यही नहीं, जिस मैदान पर वो खड़े थे उसके नीचे एक बहुत बड़ा और अत्याधुनिक शहर बसा हुआ था, जो बाहरी दुनिया से छिपा हुआ था। ये शहर बहुत ही अत्याधुनिक तकनीकों से बना हुआ था। वहां जायंट साइज के रोबोट्स उनसे भी बड़े बड़े ढांचों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे थे। मशीनें दूसरी मशीनों को बना रही थीं, और हैरत की बात तो ये कि इन मशीनों को कोई चला भी नहीं रहा था। ये खुद ब खुद ही सारा काम कर रही थी, पूरी तरह से ऑटोमेटिक। वहां उड़ने वाले जहाज इधर से उधर उड़ते हुए बहुत ही अद्भुत दिखाई दे रहे थे। उनमें से कुछ तो जमीन के बहुत नजदीक से उड़ रहे थे। सार्थक को तो इस बात का डर लग रहा था कि कहीं इनमें से कोई जहाज किसी गगनचुंबी कांच की इमारत से न टकरा जाए। खामखा शहरी लोगों पर कांच की बरसात हो जाएगी। हालांकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। सारी गाड़ियां अपने तय मार्ग पर ही उड़ रही थी। एक और अजूबा जो वहां दिखा वो था अलग अलग ऊंचाई पर हवा में तैरती ट्रेन। सब बच्चे इस बात से ज्यादा अचंभित थे कि ट्रेन की पटरी कहां है। इन आधुनिक चीजों में से कुछ तो ऐसी भी थी जिनके बारे में आम जनता ने कभी सुना भी नहीं था। डामस प्रजाति के साथ हुए पहले युद्ध के बाद इंसानों ने तकनीकी और विज्ञान के क्षेत्र में बहुत लंबी छलांग लगाई थी। ऐसा इस वजह से हो पाया क्योंकि युद्ध के खत्म होने के बाद कुछ इंसानों ने डामिस लोगों के हथियार और तकनीक पर कब्जा कर लिया, जिससे उनकी बहुत तरक्की हुई और मिलिट्री को बहुत फायदा पहुंचा। मिलिट्री ने तब यह फैसला लिया कि अधिकांश हथियार और तकनीक वो अपने पास ही रखेंगे। उनका दावा था कि इनमें से कुछ हथियार तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं और आम जनता के हाथ में इनका गलत इस्तेमाल हो सकता है। जब सार्थक इस नई दुनिया को घूर घूर कर निहार रहा था, उसे एकदम से धक्का लगता है और अपने हाथ पर किसी तरह का भार महसूस होता है। वो अपनी कलाई की तरफ देखता है तो उस पर किसी तरह की एक डिजिटल घड़ी बांध दी गई थी। वो हाथ उठाकर देखता है, लेकिन उसकी स्क्रीन पर सार्थक को कुछ नहीं दिखता। तभी कैप्टन अरविंद की कड़क आवाज आती है। वो अपने अंदाज में समझाते हैं, तुम सबके हाथ पर जो बांधा गया है वो तुम्हारी जीवन रेखा है। इसे संभाल कर रखना ही तुम्हारी जिम्मेदारी है। इस मिलिट्री बेस में ये घड़ी ही तुम्हारी पहचान है। इसकी मदद से तुम्हें बेस के अलग हिस्से में जाने की अनुमति मिलेगी। खाना और अन्य चीजें खरीदने के लिए भी यही घड़ी तुम्हारी मदद करेगी। इन सब के अलावा सामान्य अवस्था में ये घड़ी तुम्हारा पावर लेवल दिखाएगी। सार्थक को इनमें से कोई भी बात समझ नहीं आ रही थी। सब सिर के ऊपर से उड़ती ट्रेन की तरह निकला जा रहा था। वो परेशान होकर अपने आसपास के बच्चों के चेहरों को देखता है तो उसे थोड़ी राहत मिलती है कि वो अकेला नहीं है। यहाँ और भी बच्चे हैं जिन्हें कैप्टन अरविंद की बात समझ नहीं आ रही है। अब सार्थक और इन सब बच्चों के साथ क्या होने वाला है, जानने के लिए सुनते रहिए ये अद्भुत और रोमांचक कहानी माय वैम्पायर सिस्टम, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।
सार्थक को लगा था कि मिलिट्री स्कूल जाने के बाद उसकी जिंदगी बदल जाएगी। वो स्कूल वाली जिंदगी को पीछे ही छोड़कर आना चाहता था, पर अब उसे लगता है कि यहाँ के हालात भी कुछ अलग नहीं है। सब पुराने जैसा ही है, बस जगह बदल गई है। थोड़ी देर में हम तुम सबके पावर लेवल का टेस्ट करेंगे। जब तक तुम्हारा नाम न पुकारा जाए, अपनी जगह से कोई नहीं हिलेगा। बात समझ में आई? कैप्टन अरविंद चिल्लाते हुए सबसे पूछता है। उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट दिखाई देती है। सारे बच्चे हाँ में सिर हिला देते हैं। वो सब डरे हुए थे, क्योंकि कैप्टन अरविंद हंसते हुए बहुत डरावना लगता है। उसकी बातें और उसके चेहरे के हाव भाव दोनों मेल नहीं खा रहे थे। कैप्टन अरविंद बात खत्म करते हुए कहता है, आने वाले 2 सालों के लिए गुड लक। जब इंसानों का सामना पहली बार इन शक्तियों से हुआ था, जिसे सुपर पावर भी कहा जाता था, तब से ही वो ये समझ गए थे कि उनमें से किसी के पास ज्यादा शक्तियां हैं तो किसी के पास बहुत ही कम। ये शक्तियां इंसान के व्यक्तित्व और उसके शरीर के बनावट के हिसाब से अलग अलग होती थीं। ये इस बात पर निर्भर करता था कि इंसान के शरीर में कितनी म्यूटेंट कोशिकाएं जागृत हुई हैं और वो शरीर इस बदलाव को कितनी तीव्रता से झेल सकता है। इंसानों को ये बात समझने में ज्यादा वक्त नहीं लगा और फिर कुछ समय में ही पावर लेवल सिस्टम का गठन किया गया, जिसको आगे चलकर 8 लेवल्स में बांटा गया। इन 8 लेवल से यह पता चलता था कि इंसान के शरीर में कितनी म्यूटेंट कोशिकाएं हैं, पर इससे यह पता नहीं चलता था कि वो इंसान कितना शक्तिशाली है। इसीलिए मिलिट्री ने इस पावर लेवल को बेहतर बनाने के लिए इसके 8 मुख्य लेवल्स के भी और कई हिस्से करना ठीक समझा, जिसकी मदद से वो सभी इंसानों को और उनकी शक्तियों को ठीक से बांटकर उसकी सही पहचान कर सके। हर मुख्य लेवल को उसके बाद और कई छोटे छोटे लेवल्स के टुकड़ों में बांट दिया। 1.1, 1.2 से लेकर 1.9 तक। इन सुपर पावर को पाने के सिर्फ 2 ही तरीके थे। पहला तो वो लोग थे जिनके पास ये शक्तियां अपने आप कुदरती तरीके से आई थी, उन्हें लोग ओरिजिनल्स भी कहते थे। और दूसरा, जिन्होंने इन शक्तियों को किसी से सीखा था। एलियंस के साथ युद्ध के दौरान जब इंसानों को अपने अस्तित्व की चिंता सताने लगी, तब उनमें से कुछ के शरीर में अपने आप ही बदलाव होने लगे और वो अपने आप ही इन शक्तियों को प्रदर्शित करने लगे। शुरुआत में इंसानी दिमाग इन शक्तियों को समझ ही नहीं पा रहा था, पर ओरिजिनल्स को खुद की शक्तियों पर काबू पाने में ज्यादा समय नहीं लगा। वैज्ञानिकों ने यह भी दावा किया कि ये इंसानों की जिंदा रहने की प्रवृत्ति का नतीजा है, जो उन्हें एक्सटिंक्ट होने से बचा रही है। ओरिजिनल्स जिन शक्तियों को प्रदर्शित कर रहे थे, वो इतनी ताकतवर और खतरनाक थी कि डामिस प्रजाति भी ओरिजिनल से डरने लग गई और उन्होंने खतरा भांपकर युद्ध में अपने कदम पीछे ले लिए। फिर इंसान जो चाहते थे वही हुआ और बहुत नुकसान के साथ वो युद्ध थम गया। नई सदी के सुपर हीरोज ओरिजिनल्स सबके चहीते बन चुके थे। उन्हें धीरे धीरे ये एहसास होने लगा था कि वो अपनी शक्तियां दूसरे इंसानों के साथ भी बांट सकते हैं। बस फिर क्या था, उन्होंने तुरंत ये फैसला ले लिया। अब जब धरती के इंसानों का अस्तित्व खतरे में आ चुका था, तो ये शक्तियां ही थी जो उन्हें इस ग्रह पर एक्सटिंक्ट होने से बचा सकती थी। तब उन सुपर हीरोज ने अपनी सारी शक्तियों की उत्पत्ति और उन्हें पाने का तरीका और उससे जुड़ी हर बात विस्तार से एक किताब में लिख दी। बाद में वो किताब कहलाई शक्ति ग्रंथ। पहला युद्ध खत्म होने के कुछ समय बाद मिलिट्री ने उन किताबों को फ्री में देना बंद कर दिया और इन्हें बेचने पर जोर देने लगी। इन शक्तियों को हासिल करने वाली जो सबसे पहली पीढ़ी थी, उनको ये अच्छे से समझ में आ गया था कि वो अब इस पूरे ग्रह में उन गिने चुने लोगों में से है जो सबसे ऊपर के लेवल में आते हैं और इस बात का वो फायदा उठाना चाहते थे। फिर मिलिट्री ने इनमें से कुछ सबसे ज्यादा ताकतवर शक्तियों को अपने पास ही रखा और आम जनता को इसकी भनक भी नहीं लगने दी और चालाकी दिखाते हुए शक्ति ग्रंथ के सिर्फ शुरुआती 1 से लेकर 5 लेवल की किताब ही आम जनता के लिए उपलब्ध करवाई। बड़े उद्योगपति संघ ने और मिलिट्री ने पहले दर्जे के सुपर हीरोज को ये हिदायत दी कि वो अपनी खास शक्तियां आम जनता के साथ शेयर ना करें।
इसका मतलब यह था कि अगर आज किसी के पास कोई सुपर पावर है तो वो ओरिजिनल्स के परिवार से रिश्ता रखता था। सीधे सीधे शब्दों में कहें तो ओरिजिनल्स और उनके वंशज बाकी इंसान प्रजाति से ज्यादा ताकतवर थे। और तो और कुछ परिवार ऐसे भी थे जिन्होंने बाहरी दुनिया से छुपाकर अपनी खास शक्तियों को अपने परिवार के लोगों तक ही सीमित रखा। आमतौर पर ओरिजिनल्स की शक्तियां इतनी ज्यादा होती थी कि उन्हें किसी पावर सिस्टम से नहीं नापा जा सकता था। सार्थक के माँ पापा के गुजरने के बाद वो बेसहारा हो गया था। उसका इस दुनिया में कोई नहीं बचा था। उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो कोई सस्ती सी शक्ति ग्रंथ खरीद सके। और जहां तक उसकी याददाश्त जाती है, उसके हिसाब से तो उसके परिवार में कोई इतना खास भी नहीं था कि वो ओरिजिनल कहलाया जा सके। इतने सालों के बाद ही सही, पर सार्थक को ऐसा लग रहा था कि उसे कोई शक्ति मिल गई है। पर उसे यह नहीं पता था कि उसकी कोशिकाएं किस हद तक म्यूटेट हुई हैं। वैसे तो शक्ति ग्रंथ की मदद से अपनी शक्तियों पर एक हद तक महारत हासिल करने का तरीका मौजूद था, लेकिन बदकिस्मती से सार्थक की वो किताब और उसका ज्ञान दोनों ही कहीं गायब थे। सार्थक अपना हाथ उठाकर कलाई पर बंधी घड़ी को देखता है तो उसमें उसका पावर लेवल 1 दिखा रहा होता है। वो दूसरे बच्चों के हाथ पर बंधी घड़ी की तरफ देखता है तो उन सब का पावर लेवल भी 1 ही दिख रहा था। इधर कैप्टन अरविंद बच्चों के सामने खड़े होकर उनके नाम बुलाता है और उन्हें 5 के ग्रुप में बांट देता है। ये बच्चे ग्रुप में अपने पहले टेस्ट के लिए कहीं दूसरी जगह ले जाए जाएंगे। सार्थक सोचता है कि उसका टाइम आ गया। उसे अब कुछ उम्मीद नजर आ रही थी। उसे लग रहा था कि शायद अब वो अपनी शक्तियों को बढ़ा पाएगा, लेकिन उसके सामने फिर से वही स्क्रीन खुलती है और उसे मैसेज आता है। उससे सार्थक चिंतित हो जाता है। सूर्य की किरण तुम्हारे शरीर पर सीधी पड़ रही है। स्टैट्स आधे किए जाते हैं। सार्थक को अंदाजा भी नहीं था कि स्ट्रेंथ, एजिलिटी और स्टैमिना जैसे पॉइंट्स कितने ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। उसके सारे पॉइंट्स 10 से घटकर 5 ही रह जाते हैं। वो सोचता है इतने कम पॉइंट्स में अब टेस्ट कैसे पास होगा। सार्थक को उस वक्त बहुत ही कमजोरी और आलसी महसूस होता है। उसे बहुत गर्मी लगने लगती है। बाल्टी भरकर उसके पसीने छूटने लगते हैं। सार्थक सोचता है कि अच्छा ही हुआ था जो उसने यहां आने के पहले इतना सारा पानी पी लिया था, वरना शरीर में पानी की कमी से उसकी जान ही चली जाती। हेलो, तुम ठीक हो? सार्थक के पास खड़े एक अजनबी बच्चे ने उससे पूछा। उस अनजान बच्चे के बाल चपटे सुनहरे रंग के थे और उसकी आंखें हल्के हरे रंग की थी और उसका चेहरा पतला और जॉ लाइन बहुत ही नुकीली थी। वो बच्चा सार्थक के सामने खड़ा काफी लंबा दिख रहा था। उसकी हाइट कुछ 6 फुट 2 इंच होगी। उसके मुकाबले सार्थक की हाइट सिर्फ 5 फुट 11 इंच की ही थी। वो बच्चा उन बच्चों के जैसा दिख रहा था जिसे सार्थक अगर स्कूल में मिलता तो शायद अनदेखा करके निकल जाता, क्योंकि ऐसे ही बच्चों को हर जगह अटेंशन मिलता है और सार्थक अटेंशन से बचना चाहता था। वो अनजान बच्चा फिक्र में सार्थक से पूछता है, अगर तुम चाहो तो मैं किसी को मदद के लिए बुला सकता हूं। नहीं, मैं ठीक हूं, बस वो टेस्ट से थोड़ा घबराया हुआ हूं। सार्थक झूठ बोलता है और खुद के थके हुए शरीर को संभालता हुआ खड़े होने की कोशिश करता है। उस अजनबी बच्चे को सार्थक की बात पर भरोसा नहीं हो रहा था और वो सार्थक को ऊपर से नीचे तक अच्छे से देखता है। सार्थक उसकी उम्र के हिसाब से बहुत ही दुबला पतला सा, मरियल सा दिखने वाला लड़का था और इस वक्त तो वो और भी ज्यादा कमजोर लग रहा था। उस अजनबी बच्चे की नजरों से देखें तो सार्थक फिलहाल उन बच्चों की तरह दिख रहा था जिसे कोई भी आसानी से डरा धमका सकता था। सार्थक एक गहरी सांस लेता है और अपनी शक्तियों को फिर से इकट्ठा करने का उपाय सोचने लगता है। तभी वो अनजान बच्चा मुस्कुराते हुए कहता है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे देखो, मैं कितना स्ट्रांग हूं। अगर यहां कोई भी तुम्हें परेशान करे तो बेझिझक तुम मुझे आकर बता सकते हो। सार्थक भी उसकी मुस्कुराहट का जवाब मुस्कुरा कर देता है
लेकिन उसे थोड़ा अजीब जरूर लगता है। सार्थक पॉजिटिव सोच वाले लोगों के साथ कंफर्टेबल महसूस नहीं करता था। उसे वो लोग पसंद ही नहीं आते थे। असल में तो वो किसी भी तरीके के लोगों के साथ कंफर्टेबल महसूस नहीं करता था, लेकिन इस बच्चे को नापसंद करना उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था। वैसे भी वो पहला इंसान था जिसने सार्थक की मदद करने की सोची थी, वरना तो लोग उससे सीधे मुंह बात भी नहीं करते थे। वैसे मेरा नाम अर्जुन है। वो बच्चा अपना नाम बताता है और हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है। सार्थक अर्जुन के हाथ की तरफ देखता है और सोचता है कि उसकी जिंदगी में ये पहला इंसान है जिसने सार्थक के साथ इतना अच्छा बर्ताव किया है। सार्थक खुश होता है, लेकिन फिर सोचता है कि ये तो अभी शुरुआत है। क्या पता शायद अर्जुन भी भविष्य में उसके साथ बदल जाए। हाँ, अगर अर्जुन का पावर लेवल भी सार्थक की ही तरह कम होता तो वो उससे बिना कुछ सोचे ही दोस्ती कर लेता, लेकिन सार्थक अभी ये सब नहीं सोचना चाहता था, तो वो अर्जुन की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है। मेरा नाम सार्थक है। जैसे ही वो अर्जुन से हाथ मिलाता है, उसे आंखों के सामने स्क्रीन पर मैसेज दिखाई देता है। नई शक्ति के इस्तेमाल की पहचान की गई है। नई शक्ति को रिजेक्ट कर दिया गया है। सार्थक इस मैसेज को अजीब ढंग से पढ़ता है, फिर अपने हाथों की तरफ देखता है तो पाता है कि अर्जुन ने अभी तक उसका हाथ पकड़ा हुआ था, अभी तक छोड़ा नहीं था। स्क्रीन पर वो मैसेज फिर से आता है। नई शक्ति के इस्तेमाल की पहचान की गई है। नई शक्ति को रिजेक्ट कर दिया गया है। सार्थक झटके से अपना हाथ पीछे लेता है। सिस्टम उसे बताने की कोशिश कर रहा था कि अर्जुन उसकी शक्तियां सार्थक पर इस्तेमाल करना चाहता है, और इधर अर्जुन के चेहरे पर भी उलझन साफ दिखाई दे रही थी। तुम्हारे पास कौन सी शक्ति है? अर्जुन तुरंत पूछता है। मैं सार्थक बोलते बोलते रुक जाता है और सोचता है कि मैं अर्जुन की बात का जवाब दूं या नहीं, क्योंकि वो अर्जुन का असली रिएक्शन देखना चाहता था। मेरे पास कोई शक्ति नहीं है। अर्जुन शक की निगाह से सार्थक की तरफ देखता है। वो सार्थक की बात से संतुष्ट नहीं लग रहा था। सार्थक की बात उसे हजम नहीं हो रही थी, पर अर्जुन कुछ कह पाता उसके पहले ही कैप्टन अरविंद चिल्लाकर एक अनाउंसमेंट करता है। अगला ग्रुप सार्थक गुप्ता, अर्जुन खन्ना, प्रखर चंद्र, निशिका आहूजा और भूमि पटेल टेस्ट के लिए आगे आएं। 500 बच्चों की भीड़ के सामने खड़ा कैप्टन अरविंद एक एक करके नाम पुकारते हुए इन बच्चों को ढूंढता है, और जैसे ही इन 5 बच्चों को अपना नाम सुनाई देता है, वो लोग तुरंत दौड़कर कैप्टन के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। सार्थक और अर्जुन के अलावा उनके ग्रुप में एक और लड़का था, प्रखर। इन 5 में से एक प्रखर ही था जो बहुत ही घबराया हुआ और बेचैन दिख रहा था। वो लगातार अपने अगल बगल में लोगों को डरी हुई नजरों से देख रहा था, और वो बहुत शर्मीला लग रहा था। उसकी कदकाठी और शरीर की बनावट बहुत ही पतली थी, पर वो उस पर जच भी रही थी, क्योंकि वो ज्यादा लंबा नहीं था, बल्कि सार्थक से भी छोटा था। उसने भी छोटी फ्रेम का चश्मा पहन रखा था। उसे ध्यान से देखने पर उसके मैले और बिखरे बाल और झूलते हुए कपड़े सार्थक को खुद की याद दिला रहे थे, और जिस तरह से वो खड़ा था, उसे देखकर तो कोई भी उससे इंप्रेस होता नहीं दिख रहा था। ग्रुप के बाकी सदस्यों में से बचे 2 लोग लड़कियां थीं। उनमें से पहली थी निशिका। निशिका के छोटे भूरे बाल थे और लंबी हाइट थी, और उसने अपने कंधे पर एक धनुष उठा रखा था। उसे देखकर सार्थक आश्चर्य में पड़ गया था, क्योंकि उसने बहुत समय से किसी को इस तरह खुलेआम हथियार रखते नहीं देखा था, सिवाय कुछ खास लोगों के समूह के, जिन्हें लोग शुद्धम भी कहते थे। शुद्धम ग्रुप के लोग कौन होते हैं? इन 5 बच्चों के साथ अब क्या होगा? क्या इनमें दोस्ती होगी, या ये एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे? जानने के लिए सुनते रहिए ये अद्भुत और रोमांचक कहानी माय वैम्पायर सिस्टम, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट FM पर।